अगर आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ये वीडियो में आपको किन किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा कि आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉय आता क्यों नहीं है। दूसरी बात, अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय आता है तो ज्यादा दिन रुकता क्यों नहीं है। तीसरी बात, अगर वो टैलेंटेड एम्प्लॉय आ भी जाता है, रुक भी जाता है, तो वो शुरुआत के 5-6 महीने परफॉर्म करता है, बाद में परफॉर्म करना क्यों बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि आपके पास दिनों दिन एम्प्लॉय की संख्या तो बढ़ती जा रही है पर आपके कंधे से बोझ उतर ही नहीं रहा। आपको उतना ही काम करना पड़ रहा है, चाहे 10 एम्प्लॉय थे तो भी उतना काम, और 15 हो गए तो भी उतना ही काम करना पड़ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब अगले 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। इन सारी बातों को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बताना चाह रहा हूं। इस मैट्रिक्स के जरिए हम ये पता लगाएंगे कि एम्प्लॉय कितने कितने प्रकार के होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देखो सर, किसी भी काम को करने के लिए ना दो चीज चाहिए, विल और स्किल। यानी काम करने की इच्छा होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, और स्किल, काम आना भी चाहिए। क्योंकि इच्छा है पर आता नहीं तो आदमी क्या कर लेगा, और आता तो है पर इच्छा नहीं तो भी काम नहीं होगा। तो ये नॉर्मली एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर 1, 2, 3, 4 है। तो नंबर 1, ये नंबर 1 वो जिनमें विल बहुत ज्यादा है, स्किल नहीं है। काम करने की इच्छा है पर आता ही नहीं है। नंबर 2 है जिनकी इच्छा है भी और आता भी है। नंबर 3 होते हैं ना इच्छा है ना आता है। और नंबर 4 वो होते हैं जिनमें काम आता तो है पर इच्छा नहीं है। अब मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में पॉइंट करके बताइए सबसे खतरनाक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस प्रकार के लोग हैं। डालिए अभी कमेंट बॉक्स में जाके अभी कमेंट कीजिए। और जितने भी प्रीवियस कमेंट है और मैंने जितनी बार इसको लाइव वेबिनार में लिया है, मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं सर जी नंबर 3, क्योंकि इनको आता भी नहीं है और इनको करना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं रॉन्ग आंसर। सबसे खतरनाक होते हैं नंबर 4। नंबर 3 खतरनाक क्यों नहीं होते। आज अगर मैं आपके पास आता हूं, कहता हूं सर आपके ऑफिस में जो महेश है ना, वो महेश को न तो काम आता है ना उसकी इच्छा है। आप बोलोगे भैया उसको बुलाओ और कहोगे महेश यू आर फायर्ड। यानी ये व्यक्तियों का जो भी आपको पता पड़े कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है ना उसकी इच्छा है ना उसको आता है, आप एक सेकंड भी नहीं लगाओगे, उसको फायर कर दोगे। फिर भी ऐसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग इन लोगों के संरक्षण में है। ये लोग कौन है? ये नंबर 4 लोग हैं। नंबर 4 वो लोग जिनको सब कुछ आता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब आता है, बट करना नहीं है भाई साहब। ये कौन से लोग होते हैं? जो आपके ऑफिस में बहुत पुराने लोग हैं ना, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, 15 साल पुराना, जो सारे काम में अभ्यस्त हो गया, जो आपकी कंपनी को नीचे से ऊपर अच्छी तरह से जानता है कि क्या है और क्यों है। बट उनको क्या है कि इतना अच्छी तरह से आपको और आपकी कंपनी को जान गए कि वो कहते हैं यार क्या काम करना, अपने तो टाइम पास ही करो। और ये लोग चाहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा, मैं पुराना आदमी हो गया हूं, मेरी सैलरी अच्छी है, सेठ जी मेरे पे डिपेंडेंट है, तो भैया ज्यादा नए आदमी को आने नहीं देना है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ऐसा आ गया जो कि मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा काम को जानता है, तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो ऐसे हर व्यक्ति जिसकी न काम करने की इच्छा है और न काम करना आता है, उसको ये संरक्षण देता है। क्योंकि आप हर आदमी का काम तो चेक करते नहीं हो। आप इनको कहते हो कि अरे शर्मा जी, गुप्ता जी, जैन साहब, जो भी पुराना आदमी है, आप बताओ क्या चल रहा है। ये इसका रिव्यू लेते हैं। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं होता, लेकिन फिर भी कहता है नहीं सर काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके कहने पे, 4 नंबर के कहने पे 3 नंबर को रहने देते हो। और 3 नंबर को भी अच्छी तरह पता है कि मालिक तो 2 मिनट में निकाल दे, 4 नंबर ने रोक रखा है। इसलिए 3 नंबर 4 नंबर वालों के भक्त है। ये जिनको कुछ नहीं आता है पुराने आदमी के भक्त हैं, इनकी सेवा में रहते हैं। और ये व्यक्ति कभी भी इनको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में जो इसके नीचे हो। ये खुद करेगा नहीं, इसकी इच्छा नहीं है, करे आता है पर करेगा नहीं क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है, और ये किसी और को करने भी नहीं देगा। तो इसने ऐसे आदमी पाल रखे हैं। अब आपको लगता है कि यार काम का बहुत प्रेशर हो गया, इतने एम्प्लॉई हैं, काम तो हो नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो आप एक नया आदमी हायर करते हो। नंबर 1, जब नंबर 1 आदमी आता है, नया आदमी में जोश बहुत होता है, पर भाई को आता नहीं है। आप क्या कहते हो, भैया इसको सिखाने के लिए इधर चले जा 4 नंबर के पास। वो उसको क्या सिखाएगा? क्योंकि वो चाहता है, अरे तो बहुत टैलेंटेड आदमी आ गया यार, इतना टैलेंटेड आदमी, कल को ये टैलेंटेड आदमी आ गया और इसको मैंने काम भी सिखा दिया, तो यार ये तो कल को मेरा बॉस न बन जाए। तो ये इसकी शुरुआत में मेंटरिंग करने लग जाता है कि कैसे काम कम कर। जैसे अगर ये 10 बजे ऑफिस आ जाएगा, अरे 10 बजे के आने की क्या जरूरत है, आराम से 10:30 बजे आया करो, क्या दिक्कत है। अगर ये 7 बजे तक ऑफिस बैठता है तो कहता है अरे 7 बजे तक बैठने की क्या जरूरत है, आपको तो टाइम 5 बजे का था, 5 बजे निकल जाया करो, फालतू एक्स्ट्रा काम क्यों करते हो। और आपके बारे में इतनी बुराई और इतने किस्से सुनाएगा कि ये जो नया टैलेंटेड आदमी है,
जो आपकी कंपनी को सुधार सकता था। पहली बात तो मिला ही बड़ी मुश्किल से होगा। अगर इसका इंटरव्यू लेने भी आपने बाई चांस इसको भिजा दिया, कई बार होता है कि शर्मा जी इंटरव्यू लेंगे, देखो नया लड़का कैसा है, अब नया लड़का टैलेंटेड लगता है, शर्मा जी हायर ही नहीं करते, कहते नहीं वैसा बेकार था लड़का, मैंने भगा दिया। दूसरा, बाई चांस आपने इंटरव्यू करके हायर कर लिया तो उसको महीने 2 महीने ट्रेनिंग के नाम पे ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं कि ये छोड़ के भाग जाता है। तीसरा, बाई चांस ये काम करता भी है तो क्या है, इसमें विल थी, स्किल नहीं थी। अब जैसे जैसे काम करके स्किल सीखता जाता है, लेकिन ये इसकी विल को कमजोर करता जाता है। तो अल्टीमेटली इसकी कोशिश होती है कि इसको इस काम में नीचे ले आए, 1 नंबर से 3 नंबर ले आए। इसमें स्किल तो वैसे भी नहीं थी, स्किल इसको देने की बजाय इसकी विल और खत्म कर दो, तो ये वो काम करता है। तो भैया सारे काम का प्रेशर किस पे आता है, नंबर 2 पे। और नंबर 2 मोस्ट ऑफ द केस में आप खुद ही हो। आपके बिजनेस में आप इकलौते ही आदमी हो जिसको काम करना आता भी है और जिसकी काम करने की इच्छा भी है। हो सकता है बाई चांस जैसे मुन्ना के पास सर्किट था, ऐसा कोई आपका एक व्यक्ति हो जो आपके साथ लग के काम करता हो, वो नंबर 2 में हो सकता है। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिया था, टैलेंटेड आदमी क्यों नहीं आता, ये नहीं आने देता। दूसरा कि वो टिकता क्यों नहीं, ये नहीं टिकने देता। तीसरा, वो कुछ समय बाद डाउन क्यों हो जाता है, ये भैया ये डाउन करता है। तो ये नंबर 4 जड़ है सारी चीजों की। अब अपन बात करते हैं, जब ये नंबर 4 जड़ है तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब 10 आदमी थे तो भी आप पे उतना प्रेशर और 15 आदमी है तो भी आप पे उतना प्रेशर, ये कैसे होता है। देखो सर, इनको आप 25 अगर अपन दे देंगे, सब 25 काम करते हैं, तो ये 25% एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको आता नहीं है, इच्छा है पर आता नहीं है। तो ये 25% बेचारे क्या ही काम करेंगे। इनको न तो आता है ना इनकी इच्छा है, तो इनको भी कट कर दो। ये क्या है, ये उतना ही काम करते हैं जितने पे डांट ना खाएं, एक्स्ट्रा काम नहीं करते, एवरेज काम करते हैं, तो आधा काम करते हैं। तो टेक्निकली आप जो 25 व्यक्ति जो नंबर 2 है, आप पे इस पूरे काम की जिम्मेदारी आपके कंधे पे लग जाती है, आपको इनका सबको पालना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन तो बताओ। तो सर सॉल्यूशन सिंपल सा है कि सबसे पहला तो एक काम करो, कुछ छोटी छोटी चीजें। नंबर 3 के लिए तो सीधा सा काम यह है, आप हर आदमी की कुछ समय के लिए इंडिविजुअल रिपोर्टिंग लेना चालू कर दो। आप बोलो मैं डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, मैं वाया बात नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्ट तेरे से बात करनी है। जिस दिन आप इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करोगे, ये इस पे से हाथ हटा लेगा, कहेगा भाई तेरे चक्कर में मैं भी बदनाम होऊंगा, तेरा आज से मेरा कोई लेना देना नहीं, भाई दूर हो जाओ। इनका नेक्सस कट जाएगा। और आपने 2-3 बार इनका रिव्यू किया तो या तो आप इनसे फ्रस्ट्रेट होकर निकाल दोगे या खुद डर के मारे छोड़ के चले जाएंगे। और ये 25% लोग आपकी कंपनी से निकल जाएंगे, लेकिन 100% मैं श्योर हूं आपके बिजनेस की वर्किंग पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने कई कंपनीज में एक साथ 4-4 आदमी फायर किए। एम्प्लॉयर को ऐसा लगता था कि सर राहुल जी ऐसा क्या करा रहे हो, कंपनी हिल जाएगी। वो कह रहा राहुल जी ये तो 4 आदमी आ नहीं रहे, 1 महीना हो गया, हमें तो पता ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि सर वो जब थे तब भी कुछ नहीं थे, वो बोझ था, वो गया तो आपको हल्का महसूस होगा, बल्कि आप और तेजी से उड़ोगे। दूसरा, कोई भी नया हायरिंग आए उसकी ट्रेनिंग का जिम्मा आप खुद लो। शुरुआत के 3 महीने उसको आप मेंटरिंग में दो। विल उसकी तो हाई होती है, स्किल आप देके आप उसको यहां से यहां शिफ्ट करो, ना कि यहां से यहां। तीसरा, जब आप इंडिविजुअल चेकिंग पे आओगे तो ये नंबर 4 वाले 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। एक जो ज्यादा एटीट्यूड में होगा वो बोलेगा मुझे काम ही नहीं करना, वो छोड़ के चला जाएगा। और जो बाकी होगा वो लगेगा कि यार सेठ जी अब सीरियस हो गए, अब काम करना पड़ेगा, तो ये मजबूरी में काम करना चालू कर देगा। सो जो काम आप 100 आदमियों से नहीं कर पा रहे थे, वो इसको हटा के और आधा इसको हटा के बकायदा 67% आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ से आप पहले से 1.5 गुना ज्यादा काम करेंगे। और ये कोई हवाई फिगर नहीं है, ऐसा मैंने काफी क्लाइंट्स के साथ करके प्रैक्टिकली देखा है। और मेरे जितनी भी कोचिंग में स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने बोला है और उन्होंने किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप इनएफिशिएंट लोगों को निकालते हैं तो आपके बिजनेस की स्पीड बढ़ती है, आप कम कॉस्ट में ज्यादा काम कर पाते हैं। सो दैट्स हाउ द स्किल विल मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को समझ के आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया होगा। और ये स्किल विल मैट्रिक्स ऐसी क्या बनती है, ये लोग कैसे हैं, इस पे कभी मैं आगे और वीडियो बनाने का विचार है। और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा।
तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो इस सीरीज में मैं आगे लाता रहूंगा। तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आपने दोस्तों के साथ, वेंडर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, सारे सर्किल में इसको शेयर करो, स्प्रेड करो। और अगर आपको इस तरह की और नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको रेगुलर सारी नॉलेज देता रहूं। और लाइक के लिए तो बोलना नहीं है, आपको पसंद आए तो कीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे, मैं आता रहूंगा नई से नई वीडियो लेके। थैंक यू।